हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजडम फिजिक्स एकेडमी। तो आज जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने वाले हैं वो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का प्रॉब्लम है। इससे पहले जो हमने कुछ दो लेक्चर्स बनाए थे रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब हम और जो है कुछ इंटरेस्टिंग जो है न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं आपके लिए, जो थ्योरेटिकली आपको जो है बहुत ही टफ लगेगी। कि थ्योरी ऐसा फील होगा कि कितना टफ प्रॉब्लम है, पर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ना रियलाइज होगा कि जो है ना इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था। ओके, चलो राइट, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम क्या है? प्लेट डांसर्स स्पिन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस at a 90 rpm with arms outstretched, with the arms folded. The moment of inertia about the same axis of rotation changes to 75%. Calculate the new speed of a rotations. देखो प्रॉब्लम्स क्या दिया हुआ है। A blade dancer spin about a vertical axis at a 90 rpm. A blade dancers जो स्पिन कर रहे हैं, राइट, तो वो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहे हैं एट 90 आरपीएम विद द आर्म्स आउटस्ट्रेच। ओके, तो जो उसके हैंड है वो आउटस्ट्रेच है, ऐसा है, और उस टाइम वो स्पिन हो रहा है कितना? 90 आरपीएम। उस टाइम का जो स्पिन है 90 आरपीएम। सेकेंड टाइम उसने क्या किया? विद द आर्म्स फोल्डेड, आर्म्स उसने फोल्ड कर दिए, और उस टाइम पे क्या होगा कि उसका जो स्पीड होगा, नंबर ऑफ रोटेशन, जैसे पहला 90 आरपीएम दिया था, तो सेकेंड टाइम जब वो हैंड फोल्ड कर देंगे, फोल्ड होने के बाद उसका स्पीड कितना होगा, उतना उस टाइम रोटेशंस कितना होगा पर मिनट्स, वो हमें फाइंड आउट करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने बताया कि 75% चेंज हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हैंड आउटस्ट्रेच थे तो उस टाइम पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? उस टाइम पे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जब फोल्ड हो जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्ट करेगा उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के ऊपर, और जब फोल्ड होने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या हो जाएगी? उसके बढ़। ओके, तो यहाँ पर उसने फर्स्ट जो रिवॉल्यूशंस दिया तो n1 कंसीडर करेंगे, दैट्स 90 आरपीएम, 90 रिवॉल्यूशंस पर मिनट्स। ओके, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका, तो जो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आर्म्स फोल्ड करने के बाद, वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा। फोल्ड होने के बाद I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा 75% बताया, 75% इंटू I1 के बराबर होगा। 75% I1 क्या है? तो यहाँ पर कंसीडर करो, समझो I1 का वैल्यू अगर मैं 1 कंसीडर करूं तो 75% कितना होगा? दैट्स 0.75, या फिर डिवाइड 100 से कर दो तो ये वैल्यू बन जाएगा 0.75 I1। ओके, n1 पता है, I2 का वैल्यू पता है। ओके, अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें सेकेंड टाइम जब वो आर्म्स फोल्ड हो जाएंगे उस टाइम पे रिवॉल्यूशंस कितना होगा। तो देखो सीधी सी बात है कि जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वहां पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कम होंगे, और जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वहां पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ज्यादा होंगे। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, लेकिन जब वो स्पिन करेगा अबाउट ओन एक्सिस तो उस टाइम पे जो है ना अगर आर्म्स फोल्डेड है या फिर जो है ना आर्म्स जो है स्ट्रेच है तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा थ्रू आउट द मोशंस। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का? तो पहला एंगुलर मोमेंटम ले लो L1, और जो स्ट्रेच जब हम आउटस्ट्रेच थे तब एंगुलर मोमेंटम L1 था, और जब फोल्ड हो गए तो एंगुलर मोमेंटम L2 हो गया, दोनों भी इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर वेरिएशंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और उसके एंगुलर वेलोसिटी का, या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बोल दो। तो L1 का वैल्यू कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला का I into ओमेगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर L1 is I1 ओमेगा 1, यहाँ पर लिखना है हमें I2 into ओमेगा का। सिंपलीफाई करो, ओमेगा का वैल्यू पुट करो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टर्म्स क्या मिलेगा? दैट I1 into ओमेगा 1, that is nothing but a 2 pi into n1, that is equals to I2 into 2 pi
2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई गेट कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर दैट्स I1 into N1 that is equals to I2 into N2, सिंपलीफाई करो, N2 फाइंड आउट करना है, देन N2 is equals to क्या मिलेगा I1 डिवाइडेड बाय I2 ओके into राइट, ये दोनों बचा, वैल्यूज पुट अप करो तो यहाँ पर दैट्स N2 is equals to I1 as it is, I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू 0.75 into I1 into multiply N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू हमारा 90 ओके राइट, सिंपलीफाई कर दो इसको तो I1 गेट कैंसिल, N2 इज इक्वल टू कितना मिला 90 डिवाइडेड बाय 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4 लिख दो तो N2 कितना मिलेगा 90 डिवाइडेड बाय इट्स 3/4, अगेन सिंपलीफाई देन N2 इज इक्वल टू 4 डबल डिवाइड हो रहा है 4 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो बचा गया 90 to multiply with 4 and divide with 3, now simplify then N2 is equals to 3 1s are 3 3 3s are 9 कितना हुआ 13 to 4 then N2 is equals to कितना मिला 3 4s are 12 it's 0 revolve per minute ओके नोट कर लो बेटा, ये मिल गया N2 का वैल्यू दैट्स 120 रिवॉल्व पर मिनट, और ये इफेक्ट गिरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हुआ, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, कांस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, पर जो आर्म्स थे वो आउटस्ट्रेच था और सेकंड टाइम फोल्ड कर दिया तो चेंज हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का चेंजेस हम देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम उसने 90 आरपीएम से रिवॉल्व कर रहा था, आउटस्ट्रेच थे, और एंड फोल्ड करने के बाद 120 रिवॉल्व 4 मिनट्स हो गए। ओके नोट कर लो बेटा। ओके राइट, सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है, देखो सेकंड प्रॉब्लम्स क्या है। A conical pendulum has a length of 0.5 meter, angle made by the string with the vertical is a 10 degree, the mass of the bob is a 25 gram, फाइंड आउट करना है। कॉनिकल पेंडुलम का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ स्ट्रिंग का, जो एंगल वो जनरेट कर रहा है, जो एंगल क्रिएट कर रहा है उसका वैल्यू दिया है, और जो बॉब लगाया हुआ है कॉनिकल पेंडुलम में उसका मास दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और सेकंड फाइंड आउट करना है द पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉब। ओके, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है उसका, ये हमारा सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे कॉनिकल पेंडुलम्स। ओके, कॉनिकल पेंडुलम्स पता है आपको, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर ये पेंडुलम था हमारा, इसको जब हम हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव करेंगे, रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, तो एक कोन शेप तैयार हो जाएगा, इसलिए हम इसको कॉनिकल पेंडुलम बोल रहे हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, यहाँ पर उसने एंगल क्रिएट कर दिया दैट्स थीटा, और थीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पर कितना दिया 10 डिग्री दिया, और इसका जो लेंथ है हमारा, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, ये दिया उसने 0.25 मीटर, ओके 0.5 मीटर ये लेंथ दिया हुआ है स्ट्रिंग का। उसके बाद उसने दिया, देखो वैल्यू द मास ऑफ द बॉब, ये बॉब जो है इसका मास होगा m is I think 25 ग्राम, 25 ग्राम। देखिए यहाँ पर थीटा डिग्री में है, लेंथ यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू में दिया हुआ है, पर मास स्टैंडर्ड में नहीं है, तो मास को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड टर्म्स के अंदर। तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट हमें पता है क्या है, किलोग्राम होगा, देन m is equals to 25 into multiply with 10 to the power of -3 किलोग्राम, ये हो गया मास। अब हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले टेंशन। तो टेंशन कैसा होगा, टेंशन होगा वर्टिकली अपवर्ड, जो जाएगा सेंटर की तरफ जहां से वो बना हुआ है स्ट्रिंग,
तो ये हो गया टेंशन का डायरेक्शंस। अब लेंगे टेंशंस के कंपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पर। तो टेंशंस के कंपोनेंट्स अगर हम रिजॉल्व कर दें तो एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल, एक कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल। अभी यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, ये थीटा है तो ये हो गया हमारा टी कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा हमारा एम जी। अब यहाँ पर देखें हम तो टी कॉस ऑफ थीटा एंड एम जी बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शंस, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शंस। तो यहाँ पर जो पेंडुलम होगा ना वो अपवर्ड जाएगा ना डाउनवर्ड जाएगा, तो जितना अपवर्ड है उतना ही क्या होगा हमारा डाउनवर्ड होगा। जितना अपवर्ड फोर्स होगा मतलब जितना अपवर्ड टेंशन है, टेंशन इज नथिंग बट ए फोर्स, जितना अपवर्ड है उतना ही क्या होगा डाउनवर्ड होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा एम जी, हमें टी फाइंड आउट करना है तो टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टी इक्वल्स टू मिलेगा एम जी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है पुट कर दो तो टी इक्वल्स टू एम का वैल्यू कितना है, एम इज 25 into 10 to the power of -3 into मल्टीप्लाई जी का वैल्यू कितना है, जी इज 9.8 एंड डिवाइडेड बाय क्या है हमारा cos of 10 डिग्री। सिर्फ हमने वैल्यूज पुट अप कर दिया जो है यहाँ पर तुम लॉग से फाइंड आउट कर सकते हैं cos of 10 का वैल्यू। ओके कोसाइंस में देखें देन t इक्वल्स टू नेचुरल कोसाइन देखने के बाद अब 25 into 9.8 इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, अप्रॉक्सीमेट इसको 10 ले लो। देखो अप्रॉक्सीमेट अगर लेकर चलेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके या फिर करना है लॉग टेबल यूज करके हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos of 10 का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये हो गया हमारा 25 into 9.8 into 10 to the power of -3 और cos 10 का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू का 0.9848 ये हो गया cos of 10 का वैल्यू। नाउ अगेन सिंपलीफाई देन t इक्वल्स टू टोटल कैलकुलेशंस का वैल्यू मिलेगा 0.0248 न्यूटन। ये आप कर सकते हैं इसका कैलकुलेशंस। ठीक है यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया टेंशन जो होगा इसमें वो टेंशन इतना होगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड का मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है टी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर जो टी था ये हमारा टाइम पीरियड था, यहाँ पर लगे तो यहाँ पर टी डैश यूज कर लेंगे या फिर टेंशन को टी डैश, ठीक है टाइम पीरियड को टी डैश समझने के लिए। यहाँ ये टाइम पीरियड है ये टेंशन नहीं है, यहाँ कंफ्यूज होता है स्टूडेंट को। तो ये हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा जी होगा। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कोनिकल पेंडुलम्स के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है सिर्फ वैल्यूज हमें पुट अप करना है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करने के बाद क्या मिलेगा, वैल्यूज पुट कर दो दैट टी डैश दैट्स टाइम पीरियड इज 2 into मल्टीप्लाई 3.142 into अंडर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ L इज 0.5 into मल्टीप्लाई cos ऑफ थीटा, cos थीटा इज नथिंग बट ए cos ऑफ tan and divided by g value is 9.8 then t dash that is equals to 2 into multiply 3.142 is 6.284 into under root of 0.5 into multiply with cos of 10. Cos of 10 value is 0.0. Okay, approximate is 9.8. 0.9.8 देखो हमें सिंप्लीफिकेशंस करना है इसलिए लिख लो यहाँ पर 48 है कोई प्रॉब्लम नहीं, 48 डिवाइडेड बाय 9.8 हो गया 9.8। अब इसको यहाँ पर क्या कर दो सिंपली एडजस्ट कर दो इसको, डायरेक्ट हम 9.8 को कैंसिल कर सकते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा देन टी डैश इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा कर सकते हैं 6.284 इनटू अंडर रूट ऑफ 0.5 एज इट इज 0.9 है तो यहाँ पर लिख दो 9.848 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -1 एंड डिवाइडेड बाय क्या हमारा 9.8 होगा 9.8 एंड दिस 9.548 अप्रॉक्सीमेटली टर्म सेम है इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया इसको अगेन सिंपलीफाई दैट टी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर 6.284 इनटू अंडर रूट ऑफ 0.5 टू द पावर ऑफ -1 तो हम इसको लिख सकते हैं 0.05 दैट टी डैश इज इक्वल टू 6.284 इनटू 0.05 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट आपको जो है लॉग टेबल यूज कर लिए तो आपको जल्दी मिल जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 0.05 का नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट एक तो 1 to 10 देख सकते हैं या फिर 10 to 100 देख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो पावर वैल्यू होगा, देखो हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो पावर का जो वैल्यू होगा वो इवन में लाना है हमें, इवन फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स रखा दो, तो 5 × 10⁻⁻2 होगा। अभी यहाँ पर डायरेक्ट अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट यूज कर सकते हैं लॉग टेबल के अंदर। 5 का स्क्वायर रूट चेक कर लो, तो 5 का स्क्वायर रूट का वैल्यू आपको मिलेगा 0.224, then t dash that is equals to 6.284 into multiply 5 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5 का स्क्वायर रूट होगा 2.24 अप्रॉक्सीमेट, 2.24 या फिर आई थिंक 36 आएगा, 2.236 into 10⁻, क्या बचा है यहाँ पर -1 बचा, then t dash is equals to 6.284 into multiply 0.2236 हो जाएगा t dash का वैल्यू। तो t dash का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, the t dash, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कर दो, इनका मल्टीप्लिकेशंस का आंसर आ जाएगा, that's 1.406 सेकेंड। ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें। सिर्फ आपको पूरा जो है वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से जो है न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और जो स्टूडेंट हैं उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिले, और हमें भी थोड़ा जो है एक पॉजिटिव फीडबैक जो है आपकी तरफ से मिलता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।